हेलो एवरीवन। हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। ये बीएससी थर्ड ईयर का सेम 6 का चैप्टर है, यूनिट 2 पार्ट बी। तो अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन क्या दिया इंट्रोडक्शन में। द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स इज गिवन बाय रिलेटिव टेंडेंसीज ऑफ टू प्रोसेस, नेमली जब हम कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं तो उसमें दो टेंडेंसी आती है या दो प्रोसेसेस आती है। एक होता है एसोसिएशन, एसोसिएशन ऑफ मेटल आयन एंड लिगैंड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो पहले क्या होगा, मेटल होगा, लिगैंड होगा, जॉइन टुगेदर दैट इज एसोसिएटेड टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। और सेकंड होता है डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू गिव्स बैक मेटल आयन एंड लिगैंड। और दूसरी प्रोसेस होती है डिसोसिएशन, जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स है, इनमें क्या होगा, डिसोसिएशन होगा और आगे जाके हमको मेटल और लिगैंड मिलेंगे। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, अगर ये कॉम्प्लेक्स स्टेबल होगा, ठीक है, तो ये डिसोसिएट ही नहीं करेगा। अगर ये डिसोसिएशन कर रहा है इसका मतलब क्या कि कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं है। तो स्टेबिलिटी जो होती है वो हम एक्सप्लेन करते हैं फ्रॉम एसोसिएशन और डिसोसिएशन रेट। ठीक है, कि एसोसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है नहीं हो रहा है, उस केस पे द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कैन बी एक्सप्रेस एज थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और काइनेटिक स्टेबिलिटी एज डिस्कस इन द फॉलोइंग सेक्शन। तो हम कोई भी कॉम्प्लेक्स स्टेबल है कि नहीं उसको एक्सप्रेस करते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी पे और काइनेटिक स्टेबिलिटी पे। तो हम वन बाय वन थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी क्या होती है और काइनेटिक स्टेबिलिटी क्या होती है वो देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। Thermodynamic stability of complex can be defined as measure of extent of formation of complex at equilibrium। तो इक्विलिब्रियम पे जब रिएक्शन रीच होगी तब कितना मेजर एक्सटेंट में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ है उसको हम बोलते हैं थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। दिस स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डील विद द मेटल लिगैंड बॉन्ड एनर्जी। अब जब हम स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करते हैं तो वो किन किन चीज के साथ डील करता है, तो वो मेटल लिगैंड बॉन्ड एनर्जी कितनी है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट, रेडॉक्स पोटेंशियल, ये सारे टर्म के साथ डील करता है। On the basis of thermodynamic stability of complex in solution, complex can be classified into two types। अब थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जब बनता है सॉल्यूशन में तो उसके कॉम्प्लेक्स बनने पे उसको दो टाइप में हम डिवाइड करते हैं। एक होता है स्टेबल कॉम्प्लेक्स, दूसरा होता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स। स्टेबल कॉम्प्लेक्स को हम पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इसमें क्या होगा, दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच कैन रिटेन देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। मतलब वो सॉल्यूशन में जो भी बनेगा, एक बार बन गया कॉम्प्लेक्स तो वो वैसे के वैसे ही रहेगा। दे आर स्टेबल इन देयर सॉल्यूशन स्टेट। ठीक है, तो वो सॉल्यूशन स्टेट में स्टेबल रहेगा, इसलिए उसको स्टेबल या पेनिट्रेशन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। दूसरा होता है अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स, दैट इज नॉर्मल कॉम्प्लेक्स। दीज आर दोज कॉम्प्लेक्स विच आर रिवर्सिबली डिसोसिएटेड। एक बार कॉम्प्लेक्स तो बन गया पर उसके बाद में क्या हो जाएगा, रिवर्स चला जाएगा, वो फिर से मेटल और लिगैंड में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब क्या हो रहा है, रिवर्सिबली डिसोसिएशन हो रहा है सॉल्यूशन में, दैट इज दे आर अनस्टेबल इन देयर सॉल्यूशन स्टेट। The thermodynamic stability of complex can be expressed in the term of equilibrium constant। तो जब हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी के बारे में बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कितना थर्मोडायनेमिक स्टेबल है वो हम एक्सप्रेस करते हैं इन द टर्म ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं कि कोई भी कंपाउंड थर्मोडायनेमिक स्टेबल है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है Cu2 प्लस 4NH3। तो उसने इन्होंने दोनों को कंबाइन, ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन और ये हो गया हमारे लिगैंड। इन्होंने क्या किया, रिएक्शन करी और हमको एक कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, अब ये रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं हम, सो Ks इज इक्वल टू प्रोडक्ट, ठीक है, ये डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन और ये प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन, दोनों रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट होगा। ठीक है, हो गया। अब जब इसको सॉल्व करते हैं तब इसकी वैल्यू जो आती है वो आती है 4.5 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 21। और एक एग्जांपल लिया हमने, कॉपर और साइनाइड लिया और इससे हमने ये कॉम्प्लेक्स बनाया और इसकी Ks की वैल्यू जो आती है वो होती है 2 मल्टीप्लाई विथ 10 टू द पावर 27। 10 टू द पावर जितना ज़्यादा हायर होगा उतनी उसकी वैल्यू हायर होगी। इसका मतलब इन दोनों में Ks की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो इसकी ज़्यादा है, बराबर, ये कंपाउंड की ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या कंक्लूजन निकाले, फ्रॉम द अबाव Ks वैल्यू इट इज क्लियर दैट किसकी ज़्यादा है,
CuCN/4 2- कॉम्प्लेक्स की वैल्यू ज़्यादा है। इसका मतलब ये कंपाउंड कैसे होगा, थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू CuNH3/4 2+। ठीक है, दिस इज बिकॉज Cn- लिगैंड, ये जो लिगैंड होता है ये स्ट्रॉन्गर लिगैंड होता है देन अमोनिया। ये होता है रीजन। तो थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से डिफाइन करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू जितनी ज़्यादा उतना वो कंपाउंड थर्मोडायनामिकली ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। द काइनेटिक स्टेबिलिटी रेफर टू द स्पीड with which transformation leading to attainment of equilibrium will occur। काइनेटिक स्टेबिलिटी जो होती है हम कब बोलते हैं, तब कितने स्पीड से। ठीक है, हम उसमें काइनेटिक जो वर्ड आता है, इसके पहले भी लोअर क्लास में आपने देखा होगा, काइनेटिक वर्ड जो होता है वो हमेशा रेट स्पीड से ही करते हैं हम लोग कि उसको मेटल और लिगैंड को कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए कितना कितना स्पीड से वो बने, कितना टाइम लगा, कितना रेट से वो कॉम्प्लेक्स बना पाए, तो उससे ही हम उसकी स्टेबिलिटी मेजर करते हैं। दिस स्टेबिलिटी डील विद, अब ये स्टेबिलिटी किन 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 चीज़ों के साथ डील करती है, तो रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन सॉल्यूशन, कितना रेट है, उसका मैकेनिज्म क्या है, मैकेनिज्म ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स, जब रिएक्शन हो रही है तब इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द प्रोसेस, इन सब चारों चीज़ों से वो डील करती है। ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, उसके भी दो टाइप होते हैं, एक होता है लायबल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा होता है इनर्ट कॉम्प्लेक्स। अब लायबल कॉम्प्लेक्स मतलब क्या, दोज कॉम्प्लेक्स इन विच देयर इज अ क्विक एक्सचेंज, जिसमें क्या हो रहा है, बहुत जल्दी एक्सचेंज हो रहा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ वन और मोर लिगैंड इन इट्स कोऑर्डिनेशन स्फीयर बाय अदर लिगैंड। ठीक है, जैसे हमारे पास CnI CN/4 2- है। ठीक है, अब ये सीयर हम बोलेंगे कि निकल के पास ये एक स्पीयर हो गया जिसमें Cn और यहाँ Cn, सॉरी निकेल है हमारे पास। ठीक है, ये एक स्पीयर हो गया। अब क्या होगा कि ये कॉम्प्लेक्स लायबल है, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है, बिकॉज हम क्या करेंगे कि इसकी जगह इसको रिप्लेस करेंगे Cn-, और ये कार्बन जो है वो 14 है। ठीक है, यूजुअली कार्बन 12 होता है। ठीक है, हमने कार्बन 14 का एक कंपाउंड लिगैंड लिया, उसको उससे रिप्लेस किया, तो ये स्पीयर कोऑर्डिनेशन जो स्पीयर था उसको वो कितना इजीली रिप्लेस हुआ किसी और के साथ। तो अगर ऐसे कोई लिगैंड होंगे जो इजीली रिप्लेस हो रहे, इजीली सब्सटीट्यूट हो रहे दूसरे की जगह, तो इसका मतलब वो कैसे कॉम्प्लेक्स है, लायबल कॉम्प्लेक्स है। दिस कॉम्प्लेक्स आर काइनेटिकली अनस्टेबल, तो जो इजीली निकल पाते हैं उनको क्या बोलेंगे, वो कैसे कॉम्प्लेक्स होते हैं, काइनेटिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं। बराबर, तो ये हमारा एग्जाम्पल हो गया जिसमें हमने लिखा है कि NiCN/4 2- रिएक्ट विद 14 Cn-, तो यहाँ क्या हुआ, ये 3 और एक निकल गया और ये 14 वाला जो है वो आ गया, तो इजीली स्पीयर के अंदर आ गया वो। अब नेक्स्ट देखते हैं हम इनर्ट कॉम्प्लेक्स मतलब क्या। These complex in which substitution or exchange of one or more ligand in the coordination sphere by other ligand is very slow or does not occur। तो क्या होता है कि इसमें दूसरा लिगैंड जो होता है वो उसके अंदर आ ही नहीं सकता, वो स्पीयर के कोऑर्डिनेशन स्पीयर के अंदर आ ही नहीं पाता, या आएगा तो भी बहुत स्लो स्पीड से आएगा। देन सच अ कॉम्प्लेक्स आर नोन एज इनर्ट कॉम्प्लेक्स। दिस कॉम्प्लेक्स आर काइनेटिकली स्टेबल इन नेचर, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जो किसी और को अपने स्पीयर में कोऑर्डिनेशन स्पीयर में नहीं लेते, वैसे के वो कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं, काइनेटिकली स्टेबल होते हैं। एग्जाम्पल CONH3/6 3+ ion remains stable for a month in acidic medium, hence it is said to be inert and kinetically stable। तो ये कुछ मंथ तक तो भी कैसे होते हैं, एसिडिक मीडियम में स्टेबल रहते हैं। ठीक है, अगर ऐसी कंडीशन है तो वो कैसे होंगे, काइनेटिकली स्टेबल होंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। The relationship between thermodynamic and kinetic can understood by considering the following example। अब इन दोनों में क्या रिलेशन है ये समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल, तो कॉम्प्लेक्स आयन हमारे पास क्या है, CONH3/6 3+ है ion remain stable for a month together in acidic medium which indicate that
कॉम्प्लेक्स आयन इज काइनेटिकली इनर्ट। अगर ये वैसे के वैसा ही एसिडिक मीडियम में रह रहा है, इसका मतलब ये कंपाउंड कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, काइनेटिकली स्टेबल है, मतलब इनर्ट है। However, it is found that this complex is thermodynamically unstable in acidic medium. पर वही हमने देखा है इसको कि कैसे होता है ये कंपाउंड थर्मोडायनामिकली अनस्टेबल होता है। इसका हमने एग्जांपल भी इसके पहले देख लिया था, ठीक है। जब हम पढ़ रहे थे थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, तब हमने देखा था कि ये कंपाउंड जो होता है कैसे होता है, इसकी वैल्यू थोड़ी कम आती है केएस की, तो ये कैसे होता है, थर्मोडायनामिकली थोड़ा सा अनस्टेबल होता है, ठीक है। तो काइनेटिकली एक कंपाउंड स्टेबल है और काइनेटिकली वही कंपाउंड थर्मोडायनामिकली वो अनस्टेबल है, ठीक है। ये पहला एग्जांपल हो गया। सेकंड एग्जांपल क्या है, NiCN/4 2-। अब इसकी वैल्यू जो होती है स्टेबिलिटी कांस्टेंट की, ये बहुत ज्यादा होती है, जो हमको इंडिकेट करती है कि थर्मोडायनामिकली काफी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है। पर वही हमने अभी देखा कि ये Cn- जो होता है, ये 14 Cn- को इजीली रिप्लेस कर रहा है, वो भी बहुत फास्ट। मतलब ये कंपाउंड थर्मोडायनामिकली अगर स्टेबल है पर काइनेटिकली कैसा है, काइनेटिकली अनस्टेबल है, बराबर। तो इससे हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, this indicate that the complex is kinetically unstable, that is liable. So from the above example it is clear that complex may thermodynamically stable but kinetically unstable और vice versa। मतलब जरूरी नहीं है कि वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल हो तो वो काइनेटिकली भी स्टेबल होगा, वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है तो काइनेटिकली अनस्टेबल होगा, काइनेटिकली स्टेबल है तो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल होगा। तो ये हमको ये इंडिकेट करता है, दिस शो दैट देयर इज अ नो कोरिलेशन बिटवीन थर्मोडायनामिक एंड काइनेटिक स्टेबिलिटी। इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये हमको ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स। अब हम उसको दो टाइप में देखते हैं, एक तो हम देखते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ठीक है, और हम दूसरा देखेंगे ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट और कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो पहले वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे, तो हम स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट देखेंगे। द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLN, हमको क्या बनाना है, MLN कॉम्प्लेक्स बनाना है। अब बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ मेटल विथ लिगैंड कैन बी एक्सप्रेस बाय द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम। तो हम क्या करेंगे, हमको ये बनाना है MLN कॉम्प्लेक्स, बराबर। हम क्या लेंगे, M लेंगे, N नंबर ऑफ लिगैंड लेंगे और हमको ये कॉम्प्लेक्स मिलेगा, बराबर। अब हमको क्या पढ़ना है, इसमें स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट के बारे में पढ़ना है। तो N क्या हो गया, हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया। अब हम स्टेप वाइज देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो एक मेटल लेंगे और एक लिगैंड लेंगे और इससे हम मेटल और लिगैंड बनाएंगे। अब उसके बाद में हम वही कॉम्प्लेक्स लेंगे Ml और उसमें और एक लिगैंड ऐड कर देंगे, तो हमको क्या मिलेगा, Ml2 मिलेगा, बराबर। उसके बाद में हमने लिया Ml2 और एक लिगैंड ज्वाइन किया तो हमको मिला Ml3। तो लाइकवाइज अगर हम MlN-1 लेते हैं और उसमें लिगैंड ज्वाइन करते हैं तो हमको MlN मिल जाएगा, बराबर। जैसे यहाँ 2 था तो यहाँ 3 है, मतलब जितना भी नंबर होगा N-1 हमको करना यहाँ, बराबर। N-1 प्लस लिगैंड टू गेट MLN कॉम्प्लेक्स, बराबर। तो ये स्टेप वाइज होता है कि क्या होगा, पहले मेटल और लिगैंड ज्वाइन होंगे, फिर से वो मेटल लिगैंड लेंगे और अब लिगैंड को ही हम क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहले कंडीशन में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना हो तो क्या करेंगे हम, K1 विच इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सेकेंड इसमें K2 इज इक्वल टू ये हमारा प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय ये हमारा हो जाएगा ML, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा ML मल्टीप्लाई विथ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड, बराबर। नेक्स्ट में ये हो जाएगा हमारा ML2, ठीक है। लाइकवाइज ये हमारा Kn जो होगा इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, बराबर। ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू। क्या बोल रहे हैं, where the equilibrium constant K1, K2, K3 up to Kn are the step-wise stability constant। ये कैसे हो रहा है, स्टेप वाइज हो रहा है, बराबर। The value of step-wise stability constant goes on decreasing from K1 to Kn। अब ये जो वैल्यू होती है इसकी,
ये कैसी हो रही है, इसमें के की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। मतलब सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी होगी, K1 की होगी। फिर धीरे धीरे हम क्या देख रहे हैं कि अप टू Kn वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों हो रहा है, दिस इज बिकॉज ligand which are already coordinate with the metal ion will repel their incoming ligand। क्या होता है कि ऑलरेडी एक मेटल कॉम्प्लेक्स बन गया था मेटल और लिगैंड का। ये फर्स्ट कंडीशन अगर हम देखें तो क्या बोल रहे हैं कि हम फिर से क्या करते हैं, लिगैंड का अप्रोच करते हैं इसकी तरफ। तो क्या करता है ये लिगैंड दूसरा जो भी इनकमिंग लिगैंड है उसको क्या करता है, रिपेल करता है। बराबर, अगर उसको वो रिपेल कर रहा है मतलब क्या, आने नहीं दे रहा, तो हमको क्या लगेगा, ज्यादा एनर्जी लगेगी, हमारी एनर्जी क्या है, लॉस्ट हो रही है बहुत सारी। तो इसलिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, डिक्रीज हो रही है। तो जितना हम इनकमिंग लिगैंड डालेंगे, हर बार क्या हो रहा है, एक नया नया लिगैंड आ जा रहा है स्टेप वाइज प्रोसेस में। और इसलिए के की वैल्यू क्या हो रही है, जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं और डिक्रीज हो रही है। समझ गया स्टेप वाइज में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम देखते हैं ओवरऑल स्टेबिलिटी, दैट इज कम्युलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। ठीक है, द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स MLN कैन अल्टरनेटली शो एज फॉलो। हमको तो बनाना है MLN, इतना तो हमको पता है। कैसे बनाएंगे, तो हम लेंगे मेटल प्लस लिगैंड तो हमको मिलता है Ml। बराबर, इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट हम B1 से रिप्रेजेंट करते हैं, बीटा 1 से। क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर हमको बनाना है MLN बनाना है। बराबर, तो हम क्या करेंगे, मेटल प्लस 2 लिगैंड लेंगे तो हमको Ml2 मिलेगा। सेम इसका स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ऐसे आ जाएगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ये पावर 2 ऊपर चला गया। अगर हमने M+3 लिगैंड लिया तो हमको Ml3 मिलेगा। तो हमको क्या बनाना है, एट द एंड हमको बनाना है MLN। तो हम क्या लेंगे, मेटल प्लस n नंबर ऑफ लिगैंड और हमको फिर मिलेगा MLN। तो ये डायरेक्ट ओवरऑल है कि ये कैसे सीधे जो नंबर ऑफ लिगैंड डायरेक्ट अटैक कर दो उतने के उतने। एक एक स्टेप जैसे हमने पहले किया था, एक लिगैंड डाला फिर दूसरा लिगैंड डाला, वैसे वैसे नहीं करना है। जितना नंबर ऑफ लिगैंड डालना है उतने डायरेक्ट डाल दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा हमको, बीटा n इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और ये n जो होगा पावर में चला जाएगा l के। बराबर, so whereas beta 1 beta 2 up to beta n are called overall stability constant और cumulative stability constant। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा n को अप टू पूरे, इसको क्या बोलते हैं, ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, अब इन दोनों में जो हमने अभी स्टेप वाइज देखा और ओवरऑल देखा, इन दोनों में क्या रिलेशन है वो देखते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो हमको पता है कि हमने जब M3L तो हम लिया तो हमको क्या मिला, Ml3 मिला। बीटा 3 इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, L की पावर 3 आ जाएगी क्योंकि यहाँ 3 गए। ठीक है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ अबव इक्वेशन बाय Ml एंड Ml2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे Ml और Ml2 से, ये टर्म से, और फिर क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज करेंगे। बराबर, तो सबसे पहले हम कैसे रीअरेंज करते हैं, यहाँ फिर से लिखेंगे हम। तो हमने क्या लिया, बीटा 3 लिया, हमारे पास ऑलरेडी Ml3 था, और ये था हमारे पास M, और ये था हमारे पास L पावर 3। ठीक है, हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया Ml और Ml2 के साथ, सेम चीज हमने ली Ml और ये हमारा Ml2। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो हम ये Ml जो है, ठीक है, ये यहाँ लिख लेते हैं Ml। ठीक है, मल्टीप्लाई अलग, दूसरा डिवाइड का अलग अलग देखते। फिर लेते Ml2 ये वाला, और ये ऊपर वाला लेते Ml3। ये कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल हमने इन चीजों को नंबर 1 2 और 3 में अरेंज किया, 1 2 3। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमने लिया ये वाला M। ठीक है, यहाँ
और यहाँ L जो है वो 3 पावर में, मतलब कॉन्सेंट्रेशन L और कॉन्सेंट्रेशन L। तो बस एक का लिया हमने यहाँ, बस एक को यहाँ शिफ्ट कर दिया। कितने बचे? 2 बचे, एक L और ये कॉन्सेंट्रेशन L। ठीक है, अब सेकेंड हमने यही ले लिया, ये वाला ग्रुप यहाँ डाल दिया Mn, और जो 2 बचे थे उसमें से एक यहाँ शिफ्ट कर दिया। उसके बाद में हमने ये वाला लिया जिसको यहाँ शिफ्ट किया Ml2, और हमारे पास और एक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ L बचा था, उसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल। तो हमको ये मिल गया। अब हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी स्टेप वाइज में देखा था कि ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट करता है K1 को, ठीक है, ये इंडिकेट करता है K2 को, और ये इंडिकेट करता है K3 को। दैट इज बीटा 3 इज इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन ऑफ K1 K2 एंड K3। ठीक है, हमको ऐसे कंक्लूजन मिल गया। तो thus the overall stability constant and stepwise stability constant can stability constant are related as follow, that is beta 1 is equal to K1, beta 2 is equal to K1 multiply with K2, beta 3 is equal to K1 K2 and K3। तो beta n is equal to क्या हो जाएगा, so multiplication of K1 K2 K3 up to Kn, बराबर। ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं। तो बीटा n इज इक्वल टू, अगर हमको ओवरऑल निकालना है कम्युलेटिव प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे, n पाई की पावर, ठीक है, आई टू द पावर n K1 लिखेंगे। ठीक है, सो बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 अप टू n आर कॉल्ड ओवरऑल और कम्युलेटिव स्टेबिलिटी कांस्टेंट, आल्सो नोन एज ओवरऑल और कम्युलेटिव फॉर्मेशन कांस्टेंट। ठीक है, वी कैन अप्लाई लॉगरिथम ऑन बोथ साइड। अब जो हमारे पास इक्वेशन मिला था ये ln वाला, जनरल वाला, उसमें क्या किया हमने, लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग अप्लाई करने के बाद लॉग ऑफ bn बीटा n इज इक्वल टू लॉग ऑफ kn लॉग ऑफ k1। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन था तो यहाँ क्या आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, बराबर। तो ये मिल गया हमको। लॉग बीटा कैन यूज्ड एज अ मेजर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो हम लॉग बीटा जो है हम यूज किस लिए करते हैं, टू मेजर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। जितनी ज्यादा वैल्यू बीटा की रहेगी उतना वो कंपाउंड कैसे रहेगा, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल रहेगा। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ बीटा, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वो रहेगा। ठीक है, सो लॉग ऑफ बीटा 4 फॉर हमारे पास कंपाउंड है CuNH3/4 2+, इसकी वैल्यू 13.3 है। और एक एग्जांपल लिया हमने कि लॉग ऑफ बीटा 4, उसकी वैल्यू CdNH3/4 2+ की वैल्यू 7 है। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, दस इट कैन बी सेड दैट ये जो कंपाउंड है पहला, ये ज्यादा स्टेबल है क्योंकि बीटा की वैल्यू इसकी ज्यादा है, ठीक है, कंपेयर टू दिस कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है फैक्टर अफेक्टिंग द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। तो क्या है, द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन फॉलोइंग फैक्टर। कोई भी कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी दो फैक्टर पे डिपेंड करती है। एक होता है नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और दूसरा होता है नेचर ऑफ लिगैंड। सबसे पहले जो हम देखते हैं वो पढ़ते हैं हम नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन के बारे में। जब सेंट्रल मेटल आयन के बारे में बात करते हैं तो ये हो गया हमारा सेंट्रल मेटल आयन और बाकी हो गया हमारे लिगैंड। हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। अब इसका साइज कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए वो देखते हैं। फॉर गिवन लिगैंड स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। More the size of central metal ion having same charge less the stability of complex। क्या बोल रहा है कि जितना ज्यादा स्टेबिलिटी, अब एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमारे पास आयन है, ठीक है, Mn2+, Fe2+, Cu2+, Ni2+। हम देख रहे हैं सबके पास कैसे चार्ज जो है वो 2+ है, मतलब हैविंग अ सेम चार्ज, राइट। अब इसके बाद में क्या देखना है कि इसमें सबसे बड़ा साइज किसका है, ठीक है। तो हम कहाँ से पता करेंगे, आयोनिक रेडाई से। तो अगर हम देखें तो सबसे जो हम बोलेंगे सबसे बड़ा साइज जो होता है वो होता है 0.91, बाकी तो डिक्रीज हो रहा है साइज, बराबर। तो हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा साइज होगा, मोर साइज, उतना क्या होगा, लेस स्टेबिलिटी होगी। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर भी देखो किसका ज्यादा हो रहा है, जेड
Zu 2+ का हो रहा है, बराबर। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि Mn का साइज ज्यादा था, इसकी वजह से उसकी स्टेबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। तो साइज और स्टेबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रही है, बराबर। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, चार्ज ऑन सेंट्रल मेटल आयन for the same ligand, stability of complex of metallic ion having almost same size। अब दोनों अब क्या है, साइज सेम है but different charge decrease with the charge on metal ion। In other word, more is the charge on central metal ion, more is the stability। ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा सेंट्रल मेटल आयन पे उतना क्या होगा, उसकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। जैसे एग्जांपल Fe3CN6 3-, ठीक है। तो हम देख सकते हैं Fe पे कौन सा चार्ज है, +3। इसमें Fe पे कौन सा चार्ज है, +2 है। तो इनमें से Fe3+ और Fe2+ में चार्ज किसका ज्यादा है, ये वाला। जिसका चार्ज ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। स्टेबिलिटी बढ़ रही है, मतलब ये कैसे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ रहे हैं अपने को। अब ऐसा क्यों होता है, बिकॉज इन दैट केस लिगैंड आर अट्रैक्ट स्ट्रांगली टुवर्ड्स द मेटल आयन। अगर वो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखा रहा है, इसका मतलब क्या कि उसमें कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, तो कौन देगा, लिगैंड देगा। लिगैंड का अप्रोच बढ़ेगा और इसके लिए स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी, बराबर। तो इसलिए क्या बोला है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा, फॉर एग्जाम्पल Fe3+ ion on carry the higher charge than Fe2+ ion and hence Fe3+ ion more move stable provide that the complex are formed by say। तो क्या हो गया कि चार्ज जो है वो स्टेबिलिटी पे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, the factor A and B mentioned above are combined, then the stability complex can be discussed in the term of ionic potential of metal ion। ठीक है, तो हम स्टेबिलिटी जो होती है कॉम्प्लेक्स की वो आयोनिक पोटेंशियल के टर्म में भी एक्सप्रेस करते हैं। आयोनिक पोटेंशियल मतलब क्या होता है कि चार्ज और मेटल आयन डिवाइड बाय रेडियस ऑफ मेटल आयन। मतलब इन शॉर्ट हमने क्या निकाला, आयोनिक पोटेंशियल, या हम बोल सकते हैं कि डेंसिटी निकाली, ठीक है। तो जितना ज्यादा डेंसिटी होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा। ग्रेटर द आयोनिक पोटेंशियल ऑफ मेटल आयन, मोर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब थर्ड टर्म देखते हैं। नेक्स्ट फैक्टर है हमारा अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। इन केस ऑफ दोज मेटल आयन विच हैव सेम रेडियस एंड सेम चार्ज। अब क्या है कि मेटल आयन जो है उनके पास सेम रेडियस और सेम चार्ज है, तो हमको फाइंड आउट करना है कि किसका ज्यादा स्टेबिलिटी रहेगी। दैट इज सेम आयोनिक पोटेंशियल, ठीक है। दैट इज चार्ज और रेडियस रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा दोनों का, तो आयोनिक पोटेंशियल सेम होगा। Outer electronic configuration of metal ion play important role in the determining the stability of complex। तो ऐसी कंडीशन में क्या करना है हमको देखना है उनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हम स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की डिसाइड करेंगे। The complex given by metal ion having inert configuration, that is 18 electron system अगर उसमें हो, या pseudo inert gas plus 2 configuration, that is 18+2 electron system अगर हमको देखने को मिल रही है, तो ऐसे कंपाउंड, ऐसे मेटल जो होता है वो क्या करते हैं, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं than those given by transition metal ion which have n-1d orbital available for accepting the इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगैंड। तो हमको क्या चाहिए, उनमें वैकेंट स्पेस चाहिए। जैसे डी ऑर्बिटल जो होते हैं n-, जो ट्रांजिशन मेटल्स आते हैं उनमें क्या होता है, वैकेंट स्पेस आती है मेटल आयन में, ताकि लिगैंड अपने इलेक्ट्रॉन वो डी ऑर्बिटल में फिल कर पाए, लिगैंड के इलेक्ट्रॉन वो एक्सेप्ट कर पाए। तो ऐसी सिस्टम होगी तो वो ज्यादा स्टेबल होंगी। अगर उनमें ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, 18+2 इलेक्ट्रॉन सिस्टम है, मतलब इलेक्ट्रॉन पूरा फील्ड है वो, तो क्यों वो लिगैंड से इलेक्ट्रॉन्स लेगा, बराबर। तो कॉम्प्लेक्स, ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो अनस्टेबल होते हैं, लेस स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट है हमारा अबाउट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अ सेंट्रल मेटल आयन। इफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इज हायर, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस मेटल आयन की ज्यादा है तो ऐसे कंपाउंड ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं।
because bond formation between the central metal ion and ligand take place due to the donation pair of electron by ligand to the central metal ion. तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है तो क्या होगी, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स ज्यादा होगी, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब वो इलेक्ट्रॉन लिगैंड का अप्रोच जो रहेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा. नेक्स्ट है क्लास ए, क्लास बी एक्सेप्टर मेटल. अब इसका क्या मतलब होता है. Chat and Ehrland have classified metal into 3 categories on the basis of their electron acceptor properties as follow. अब मेटल को 3 क्लास में डिवाइड किया है. एक है क्लास ए, दूसरा क्लास बी और तीसरा है बॉर्डर लाइन. क्लास ए मेटल में कौन से मेटल्स आते हैं, तो उसमें अल्कलाइन एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आते हैं और उसके कुछ एग्जांपल्स हैं और कुछ लैंथेनाइट एक्टिनाइट भी आते हैं. तो इसको हम क्लास ए मेटल्स में रखते हैं. ऐसे मेटल जो होते हैं वो बहुत ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. कौन से, क्लास ए वाले ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं विद द लिगैंड हैविंग डोनर एटम फ्रॉम सेकेंड पीरियड. ठीक है, तो लिगैंड जो होंगे ये वाले होंगे उसमें. नाउ क्लास बी, दिस इंक्लूड द मेटल, ये एग्जांपल्स है, ये मेटल इसमें इंक्लूड होंगे. दिस मेटल फ्रॉम फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ लिगैंड हैविंग अ डोनर एटम फ्रॉम थर्ड एंड लैटर पीरियड. ठीक है, तो ये सेकेंड पीरियड वाले एक्सेप्ट करेंगे और ये थर्ड पीरियड वाले एक्सेप्ट करेंगे. नेक्स्ट होता है बॉर्डर लाइन. बॉर्डर लाइन जो होगा दोनों के बीच वाला होगा. इट इंक्लूड द मेटल Mn टू कॉपर, ये हमको रेंज दिए यहाँ तक रहेगा. दिस मेटल मे फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद लिगैंड हैविंग अ डोनर एटम फ्रॉम सेकेंड, थर्ड एंड लेट पीरियड. इसमें से लिगैंड, यहाँ के लिगैंड जो वो उसको एक्सेप्ट करेंगे वहां के. ठीक है, तो ये था हमारा नेचर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन. नेक्स्ट फैक्टर होता है नेचर ऑफ लिगैंड. इसमें साइज एंड चार्ज ऑफ लिगैंड देखते हैं. तो क्या है, इफ लिगैंड इज स्मॉल, अगर उसका साइज छोटा होगा, इट कैन अप्रोच द मेटल आयन मोर क्लोजली. बराबर, तो छोटा अगर साइज होगा तो बहुत इजीली मेटल को अप्रोच कर पाएगा और क्या करेगा, स्टेबल बॉन्ड बनाएगा. सिमिलरली हायर इज द चार्ज ऑन लिगैंड, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म विद द मेटल आयन. तो साइज का तो समझ गया हमको, जितना ज्यादा साइज होगा लिगैंड का उतना वो क्या करेगा, स्टेबल बॉन्ड बना पाएगा, स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा. और दूसरा क्या है कि लिगैंड का अगर चार्ज, ये तो है साइज. ठीक है, जितना ज्यादा चार्ज होगा लिगैंड पे, स्ट्रॉन्गर इज द बॉन्ड फॉर्म विथ मेटल, उतना वो क्या करेगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा मेटल के साथ. और स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, ज्यादा स्टेबल. तो हायर चार्ज एंड स्मॉलर साइज, स्मॉलर साइज, बराबर स्मॉलर साइज, तो क्या हो जाएगी, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विद द गिवन मेटल आयन फॉर अ क्लास ए विथ हैलाइड ऑफ आयन इन दिस ऑर्डर. ठीक है, तो हम देख सकते हैं F माइनस का साइज जो होता है सबसे छोटा होता है. जितना छोटा साइज होगा उतना वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा. ठीक है, नेक्स्ट होता है डाइपोल मोमेंट ऑफ लिगैंड फॉर न्यूट्रल लिगैंड. अगर हमने न्यूट्रल लिगैंड यूज किया तो क्या देखेंगे हम, लार्ज द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट की मैग्नीट्यूड होगी ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स. ठीक है, फॉर एग्जांपल ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय सम न्यूट्रल लिगैंड. तो जितना ज्यादा क्या होगी उसमें डाइपोल मोमेंट होगी, तो इसमें सबसे ज्यादा डाइपोल मोमेंट NH3 का है, तो जितना ज्यादा डाइपोल मोमेंट रहेगा उतना वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना पाएगा. नेक्स्ट है बेसिसिटी. बेसिसिटी ऑफ लिगैंड, मोर द बेसिक लिगैंड, जितना बेसिक होगा, बेसिक मतलब क्या कि उसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर पाएगा तो मेटल को तो वही चाहिए, तो वो अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा. सो बेसिक नेचर मतलब क्या कि मोर इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, बराबर, टू द सेंट्रल मेटल आयन, और उसके वजह से फॉर्म करेगा स्टेबल कॉम्प्लेक्स. एग्जाम्पल है F माइनस फॉर्म मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स देन Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस. Likewise, NH3 form more stable complex than H2O, क्योंकि H2O NH3 के पास 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वाटर के पास 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है. तो जितना ज्यादा अवेलेबिलिटी रहेगी डोनेशन की उतना स्ट्रॉन्ग बना पाएगा. HF in case of first two transition metals lanthanide and actinide, ये भी क्या करता है, अच्छा
अच्छा कॉम्प्लेक्स बना पाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेशन इजीली होता है, बेसिसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट है चिलेट इफेक्ट। Chillet complex, that is complex having a 5-6 member ring including the metal ion, are found to be more stable than non-chelating complex. अब चिलेट इफेक्ट क्या बोलता है? चिलेट मतलब बेसिकली हमको उसमें क्या मिलेगा, एक रिंग मिलेगी, पाँच छह मेंबर वाली एक रिंग इंक्लूड होगी उस कॉम्प्लेक्स में। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स जिनमें हमको उस टाइप की रिंग मिलती है वो क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। दिस इज नोन एज द चिलेट इफेक्ट। इसको क्या बोलते हैं हम? चिलेट इफेक्ट बोलते हैं। जैसे सिंपल कॉम्प्लेक्स है NiNH3/6, ठीक है, इसकी log B की वैल्यू इतनी दी है। सेकेंड कॉम्प्लेक्स दिया है चिलेट कॉम्प्लेक्स, जिसमें En3Ni और ये हमारा En है, ठीक है, En3 है। तो ये En की क्या होती है, एक कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो इसकी बीटा की वैल्यू ज्यादा है। जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू हमने ऑलरेडी पढ़ा है, जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू होगी उतना वो ज्यादा स्टेबल होगा, बराबर। तो इन दोनों में चिलेट जो रिंग है, इसकी वजह से क्या होता है, इसका बीटा की वैल्यू बढ़ जाती है, और जितनी ज्यादा बीटा की वैल्यू उतना वो स्टेबल ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड, ठीक है। The stability of complex ion in a solution can be affected by change in concentration of ligand, ठीक है। तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स जो होता है वो किस पे अफेक्ट होता है, कॉन्सेंट्रेशन लिगेंड का कैसे, ठीक है। व्हेन द कॉम्प्लेक्स इज डिसॉल्व इन सॉल्वेंट, हमने कॉम्प्लेक्स को डिसॉल्व किया एक सॉल्वेंट में। इफ अ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैव अ मोर अफिनिटी फॉर सेंट्रल मेटल आयन, then such a case solvent molecule will be replace the ligand from the complex ion and make unstable। अगर वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो ज्यादा अफेक्टेड है, ज्यादा अफिनिटी रखता है सेंट्रल मेटल आयन को, तो सॉल्वेंट में जो भी मॉलिक्यूल होंगे वो क्या करेंगे, अंदर के मॉलिक्यूल को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। अगर रिप्लेस कर रहा है वो अंदर के पूरे उसके कोऑर्डिनेशन स्पेयर को, इसका मतलब कॉम्प्लेक्स तो अनस्टेबल हो गया, बराबर। However, if the concentration of ligand is higher, पर अगर concentration ligand का बहुत ज्यादा है, then replacement will not occur और complex वैसे के वैसे ही रहेगा। तो एग्जांपल दिया है कि CO2 प्लस आयन प्रेजेंस इन हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SCN माइनस आयन, हमने इस कॉन्सेंट्रेशन में इसको रोका और उसके वजह से क्या हुआ, उन्होंने एक ब्लू कॉम्प्लेक्स बना लिया, बट ऑन डाइल्यूशन विथ वाटर। अब उसके बाद क्या किया हमने, वाटर एज अ सॉल्वेंट लिया, ठीक है। तो ब्लू कॉम्प्लेक्स ब्रेक इज रिप्लेस बाय द पिंक कलर। तो क्या हुआ है, यहाँ कॉपर ने वाटर के साथ बना लिया, तो इसका मतलब तो एससीएन का जो पहला बॉन्ड था वो तो पूरे ब्रेक हो गए, वाटर मॉलिक्यूल ने उसकी जगह ले ली, बराबर। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो गया, जैसे पहले ब्लू कलर था, जैसे हमने सॉल्वेंट डाल दिया पिंक कलर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये पिंक कलर में एक्सेस में अगर हमने इसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दिया तो फिर से ब्लू कलर अपीयर हो गया। तो कॉन्सेंट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिगैंड का अगर हमने कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर दिया तो कॉम्प्लेक्स वैसे के वैसे रहेगा और क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल हो जाएगा, बराबर। तो स्टेबिलिटी कब बढ़ती है, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगैंड बढ़ता है, समझ गए। तो ये था हमारा ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ Fe3 5SS कॉम्प्लेक्स। कंपोजिशन ऑफ 5,3 Fe3 5 sulfosalicylic acid complex can be determined by two methods as discussed below, ठीक है। तो इनमें क्या कंपोजिशन है ये हमको डिटरमाइन करना है, मतलब हम कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन भी फाइंड आउट कर सकते हैं दो मेथड से, ठीक है। एक होता है जॉब मेथड और दूसरा मेथड होता है मोल रेशियो मेथड। सबसे पहले हम देखते हैं जॉब मेथड। थ्योरी, spectrophotometric method can be used to determine the molecular composition of Fe3 5SS complex in the solution, ठीक है। तो जॉब मेथड में हम क्या देखेंगे, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड यूज करेंगे ताकि वो कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन, मॉलिक्यूलर कंपोजिशन हम पता कर सके। Fe3+ ion react with 5-sulfosalicylic acid to form complex, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम जिसका पीएच रेंज हमको दिया है 2.6 to 2.8 एज शोन बाय द रिएक्शन। सो हमको रिएक्शन दी है Fe3+5SS कंबाइन होके बना Fe3 5SS कॉम्प्लेक्स, ठीक है।
ये रिएक्शन दी हमको। द कंपोजिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 1:1, ठीक है। कंपोजिशन जो है Fe1 है और ये कॉम्प्लेक्स ये वाला भी 5 से भी एक लिया है, 1:1 है। कैन बी वेरीफाइड बाय द जॉब मेथड इन विच इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन Fe3+ एंड लिगैंड आर मिक्स्ड इन वैरिंग प्रोपोर्शन, ठीक है। तो ये इक्विमोलर है, इसके लिए ये चेक करने के लिए, ये वेरीफाइड करने के लिए हम जॉब मेथड यूज करने वाले कि हमने ये 1Fe और 1,5 से लिया, ये इनका प्रोपोर्शन जो है, इनका कंपोजिशन जो है वो चेक करने के लिए हम जॉब मेथड यूज करने वाले, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम अलग अलग मिक्सचर लेंगे जिनके अलग अलग प्रोपोर्शंस होंगे। The maximum amount of complex is formed at equilibrium. Maximum amount of complex equilibrium पे बनेगा when the proportion of two reactant, that is metal ion and ligand, correspond to empirical formula of the complex, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रोसीजर। हमको क्या करना है, 100 ml 0.01 फेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, और 0.1 m 5 सॉल्यूशन डिस्टिल वाटर में लेना है, ठीक है। टोटल वॉल्यूम ऑफ 10 ml वैरिंग Fe3+ आयन सॉल्यूशन एंड 5 सॉल्यूशन आर मिक्स्ड एज शोन इन द बिलो। तो सबसे पहले हमने क्या लिया, 200 ml की सॉल्यूशन बना लिया, एक में फेरिक नाइट्रेट और एक है 5 सॉल्यूशन का, ठीक है। अब टेस्ट ट्यूब लिए, टोटल 9 टेस्ट ट्यूब हमने लिए, ठीक है। क्या करेंगे, पहले फेरिक नाइट्रेट जो है 9 ml लेंगे, ठीक है, और उसमें 1 ml हम क्या करेंगे, 5 सॉल्यूशन डालेंगे। तो हमको एक टेस्ट ट्यूब 10 ml का मिल गया, ठीक है, जिसमें फेरिक नाइट्रेट 9 ml है और 5 सॉल्यूशन 1 ml है, ठीक है। सेकेंड टेस्ट ट्यूब में 8 ml लेंगे, ये 2 ml लेंगे। तो हमको 10 ml का बनाना है, पर हम क्या करेंगे, धीरे धीरे इसका वॉल्यूम जो है वो कम कर रहे हैं और हम 5 का प्रोपोर्शन क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, देखिए, और टोटल 10 ml ही बन रहा है, बराबर, टोटल 9 टेस्ट ट्यूब में। बाय टेकिंग वन अबाउट द सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ इट डिटरमाइन एट डिफरेंट वेवलेंथ। और फिर क्या करेंगे, ये पूरे टेस्ट ट्यूब जो हमारे पास है उसका हम क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ एट डिफरेंट वेवलेंथ वो काउंट करेंगे, ठीक है। By using the solvent blank, a graph is plotted between absorbance versus wavelength, ठीक है, और उसके वजह से हमको क्या मिलेगा, एक ग्राफ मिलेगा, एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ, ठीक है। तो हमने क्या किया, अलग अलग 9 इसके जो हमारे पास एक ब्लैंक वाले ले लेंगे और ये बाकी 9 टेस्ट ट्यूब, मतलब टोटल 10 टेस्ट ट्यूब का हम क्या करेंगे, एब्जॉर्बेंस निकालेंगे, ठीक है, अलग अलग वेवलेंथ पे कितना आता है। द मैक्सिमा ऑफ द कर्व गिवन एट दिस फिगर। तो हमको ये पॉइंट जो है, ठीक है, ये क्या मिल रहा है हमको, मैक्सिमा, मतलब हायर एब्जॉर्बेंस इस पे मिलता है, इस वेवलेंथ पे हमको हायर एब्जॉर्बेंस मिला है, ठीक है। तो latter absorbance of all system is determined at lambda max, taking water as a solvent blank. A graph is plotted between the composition and absorbance. फिर हम क्या करते हैं, composition और absorbance का भी एक ग्राफ ले लेते, ठीक है। A maxima is obtained, तो इसमें भी हमको एक मैक्सिमा पॉइंट मिलता है absorbance का, at the point when ratio of metal ion टू लिगैंड इज 5:5। तो ये कब कब मिलता है मैक्सिमा पॉइंट, जब हम एग्जैक्ट 5:5 लेते हैं, मतलब 5:5 नथिंग बट क्या, 1:1, जो हमको क्या शो करता है कि कॉम्प्लेक्स जो था वो कैसे था, उनका कंपोजिशन एग्जैक्ट 1:1 था। तो हमको इस प्रकार से वेवलेंथ का और कंपोजिशन का वर्सेस एब्जॉर्बेंस ग्राफ मिलता है। तो एक हमको बताता है कि एग्जैक्ट कंपोजिशन 1:1 था और एक हमको मैक्सिमम लैम्बडा मैक्स की वैल्यू बताता है, ठीक है। तो ये था हमारा जॉब मेथड। नेक्स्ट हम देखते हैं मोल रेशियो मेथड। अब ये मेथड क्या बोलती है, थ्योरी देखते हैं। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड कैन बी यूज्ड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर कंपोजिशन ऑफ Fe3 5 कॉम्प्लेक्स इन द सॉल्यूशन। यहाँ भी हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड ही यूज करेंगे, किस लिए, तो हमको कॉम्प्लेक्स का कंपोजिशन देखना है इसलिए।
तो क्या होती है रिएक्शन कि Fe3 प्लस आयन रिएक्ट होता है 5 के साथ और हमको कॉम्प्लेक्स मिलता है एसिडिक मीडियम में जिसकी रेंज 2.6 टू 2.8 है। ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी देखी, वही रिएक्शन रिपीट कर रहे हैं हम यहाँ भी। नेक्स्ट, द कंपोजिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स जो है वो 1:1 है। इसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं बाय मोल रेशियो मेथड। ठीक है, तो हमने जॉब मेथड से भी डिटरमाइन किया, अब कंपोजिशन सेम हम डिटरमाइन करेंगे मोल रेशियो मेथड से भी। ठीक है, इन विच कोन ऑफ मेटल Fe3 प्लस आयन इज कीप्ड कांस्टेंट। पर इसमें क्या करेंगे, Fe3 प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन जो है, ठीक है, सॉरी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल आयन, इसको कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड जो होगा, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड दैट इज 5 इज वैल्यू, इसको चेंज करेंगे। मतलब एक का हम देख सकते हैं कांस्टेंट रखना है और चेंज क्या करना है, तो चेंज करना है हमको वॉल्यूम ऑफ 5 इसका हमने चेंज किया। ठीक है, तो अब प्रोसीजर देखते क्या करना है। पहले तो प्रिपेयर करेंगे 100 ml ऑफ 0.00 m फेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, फेरिक नाइट्रेट सॉल्यूशन ले लिया हमने। फिर 100 ml में क्या लेंगे, 0.01 m 5 सॉल्यूशन इन डिस्टिल वाटर। 100 ml के सॉल्यूशन बनाए, एक फेरिक नाइट्रेट का और दूसरा 5 सॉल्यूशन का। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम टोटल 25 ml का हम लेने वाले, टेस्ट ट्यूब में टोटल 25 ml सॉल्यूशन लेने वाले। वॉल्यूम ऑफ Fe3 आयन सॉल्यूशन कीप कांस्टेंट दैट इज 5 ml। ये तो हमारा पहले ही था कि कंपोजिशन चेक करना है, पर इसमें क्या कंडीशन है मोल रेशियो मेथड में कि इसका कांस्टेंट रखना है वॉल्यूम। ठीक है, तो हमने तो वॉल्यूम ऑफ फेरिक नाइट्रेट जो है वो सबका 5 ml लिया। ठीक है, टोटल 9 टेस्ट ट्यूब, एक तो ब्लैंक रहेगा, टोटल 9 टेस्ट ट्यूब है, सब में 5 ml रहेगा। अब वैरिंग द अमाउंट ऑफ 5 सॉल्यूशन एंड HCl सॉल्यूशन इज टेकन इन 25 ml वॉल्यूमेट्रिक एज शोन इन द बिलो। हमको बनाना है टोटल 25 ml। हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ 5 तो ये हो जाएगा 1, बाकी कितना वॉल्यूम ऑफ HCl ये लेंगे हम 19, तो ये 20 प्लस 5 टोटल 25। 25 ml बनाना है हमको किसी भी हालत में। ये हम 18 लेंगे, 18 प्लस 2 20 और ये 5 25। तो ऐसे करते करते हमको इस टाइप का लेना है, 18 ml 18 17 16 ml ऐसे, ये 1 2 3 4 5 6 अप टू 9 और ये पूरा कांस्टेंट 5 रहेगा। ऐसे 3 लेके हमको एक ट्यूब में क्या करना है, 25 ml के सॉल्यूशंस बनाने पूरे 9 टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, बाय टेकिंग वन ऑफ द अबाव सिस्टम एब्जॉर्प्शन ऑफ इट इज डिटरमाइंड एट डिफरेंट वेवलेंथ। फिर हम क्या करेंगे, सबका एक एक लेंगे 1 by 1 और सबका एब्जॉर्बेंस निकालेंगे, अलग अलग वेवलेंथ पे कितनी एब्जॉर्बेंस आती है। यूजिंग द वाटर एज अ सॉल्वेंट ब्लैंक, और वाटर जो है एज अ ब्लैंक सॉल्वेंट हमने वो यूज किया, उसमें कोई सॉल्यूशन नहीं, बस वाटर का ही एक बार डालेंगे और उसका कितना एब्जॉर्बेंस होता है हम उसको सॉल्वेंट ब्लैंक बोलते हैं। अ ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एब्जॉर्बेंस एंड वेवलेंथ। ठीक है, और हमको एक मैक्सिमम मिलता है, लैम्बडा मैक्स मिलता है। ठीक है, हम देख सकते हैं ये वाला हो गया हमारा एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ वाला ग्राफ। ठीक है, तो हमने पूरे हमारे पास जितने 9 टेस्ट ट्यूब थे उसके अकॉर्डिंग हमने लैम्बडा मैक्स फाइंड आउट कर दिया एब्जॉर्बेंस वर्सेस वेवलेंथ वाले ग्राफ से। ठीक है, लेटर एब्जॉर्बेंस ऑफ ऑल सिस्टम इज डिटरमाइन लैम्बडा मैक्स टेकिंग वाटर एज अ सॉल्वेंट ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन एब्जॉर्बेंस वर्सेस रेशियो ऑफ मोल ऑफ मेटल्स टू मोल ऑफ लिगेंड। उसके बाद में क्या करना है, हमको रेशियो लेना है M और L का वर्सेस एब्जॉर्बेंस। ठीक है, तो हम नेक्स्ट जो है ये क्या रहते हैं, मोल रेशियो रहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मेटल डिवाइड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिगेंड वर्सेस एब्जॉर्बेंस। ठीक है, इन दोनों का क्या करते हैं, ग्राफ निकालते हैं। A straight line passing through the origin with inflection at the point of equivalence is obtained। जो हमको ऐसे मिला, पहले क्या मिला हमको, एक स्ट्रेट लाइन ऐसी देखने को मिल रही है। ठीक है, अगर हम देखें तो, और एक इन्फ्लेक्शन देखने को मिल रही है। ठीक है, फर्दर एडिशन ऑफ लिगेंड आफ्टर इन्फ्लेक्शन पॉइंट प्रोसीड, नो मोर कलर एंड ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन आफ्टर इन्फ्लेक्शन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, intersection of two lines given the mole ratio of metal ion and ligand which found to be 1:1 as suggested by the empirical formula of the complex। तो ये ग्राफ भी हमको क्या सजेस्ट करता है, ये ग्राफ भी हमको, ये दो टाइप का जो ग्राफ इंटरलिंक हो रहा है और ये हमको जो पॉइंट मिलता है ये भी हमको सजेस्ट करता है कि इनका जो रेशियो था वो कैसा था, कंपोजिशन था 1:1 था।